और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है सोनाली कोलकाता से। सोनाली जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। सवाल पूछिए। मुझे दो सवाल पूछने हैं डॉक्टर साहब से। पहला कि मेरी मदर को पार्किंसंस है, तो मुझे पूछना था कि क्या जिस पेशेंट को पार्किंसंस है उससे क्या अल्जाइमर्स भी हो जाएगा इन नियर फ्यूचर जी। एंड सेकेंडली उसके अटेंडेंट को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जैसे उन्हें सीढ़ी उतरने में भी डर लगता है। मानिए she has this feeling that she will go right down if she steps forward. ओके, डॉक्टर सुमन क्या सजेस्ट करेंगे आप? सोनाली जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी मदर को पार्किंसंस डिजीज है। पार्किंसंस डिजीज और अल्जाइमर्स डिजीज दो अलग अलग बीमारियां हैं, पर पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट्स में भी डिमेंशिया पाया जाता है। अगर आपकी मदर को पार्किंसंस डिजीज के साथ भूलने की भी बीमारी हो रही है तो दैट इज नोन एज पार्किंसंस डिजीज विद डिमेंशिया। तो इसका डायग्नोसिस भी आपको एक्सपर्ट के पास जाके हो जाएगा। और डिमेंशिया जो पार्किंसंस डिजीज में एसोसिएटेड होता है उसमें भी भूल के साथ और बिहेवियर के साथ और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो हम डिमेंशिया के केस में बात करते हैं, सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर सुमन, इन्होंने कहा कि पार्किंसंस है, ये कंफर्म्ड है, तो क्या आने वाले समय में अल्जाइमर हो सकता है? हाँ, बिकॉज ब्रेन इज एजिंग। एक पैथोलॉजी आपको है, आपको पार्किंसंस डिजीज है, पर साथ में आपको याददाश्त की या डिमेंशिया कैन बी को एसोसिएटेड। बट इनको अगर पार्किंसंस डिजीज है तो उनको मोस्ट प्रोबेबली पार्किंसंस डिजीज विद डिमेंशिया है। जब पार्किंसंस डिजीज के साथ जो डिमेंशिया एसोसिएटेड होता है वो होने के चांसेस हैं। केयर गिवर को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? उन्होंने कहा कि चलने में भी परेशानी होती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है सारे डिमेंशिया के पेशेंट्स के केयर गिवर्स के लिए, because caregivers in Parkinson's disease or in dementia, what we are talking today, is a full-time job. These patients should not be left alone any time. This is very important. So the job of the caregiver, जो भी उनकी देखभाल करता है, उसके लिए ये एक बहुत ही important बात हो जाती है कि वो उनकी कैसे देखभाल करें। Important is to educate the caregiver. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द केयर गिवर शुड नो कि मेरे पेशेंट को अगर डिमेंशिया है तो डिमेंशिया में अगर इनको 1, 2, 3 जो सिम्टम्स हमने अभी डिस्क्राइब करें वो सब हो रहे हैं, तो मुझे इनकी देखभाल कैसे करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे बिहेवियर इज कॉमनली इन्वॉल्व इन द पेशेंट्स ऑफ डिमेंशिया। तो बिहेवियर अगर आपका पेशेंट एग्रेसिव हो रहा है तो यू शुड बी एजुकेटेड कि उनके एग्रेशन को आपको विद ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स दे रहे हैं, इसके अलावा आपका खुद का बिहेवियर उनके प्रति कैसा हो, so that you can take care of that. अगर आप भी aggressive हो जाएंगे, because you have to understand the patient will have all the behavior problems and will agitate, will become depressed, will not eat. So you have to educate yourself so that you can take care of the patients themselves along with the medications which are available. So to empower the caregivers is very important. The caregiver education, there are various modalities available which can help the caregivers to help the patients themselves. This is very important. Absolutely. और इसमें जो केयर गिवर यानी देखभाल करने वालों की जो बात आ रही है उसमें ध्यान रखने के लिए क्या क्या करना होगा उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि घूम फिर कर अल्जाइमर्स हो या कुछ ऐसी बीमारियां, उसमें जो व्यक्ति यानी रोगी उतना ही अच्छा होगा जितना केयर गिवर उसका ध्यान रखेगा। डॉक्टर विनोद कुमार, चर्चा को अब दूसरी दिशा में मोड़ते हैं। ये बात भी आई कि क्या पार्किंसन है तो अल्जाइमर हो सकता है, जिस पर जो डॉक्टर सुमन है उनका कहना यह है कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मस्तिष्क है, जिसके पास मस्तिष्क है उसको मस्तिष्क की बीमारियां क्यों नहीं हो सकती, हो ही सकती हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, और बहुत से लोगों के मन में बात होगी कि ये किसको हो सकता है, कारण और रिस्क ग्रुप कौन से हैं, मतलब ये जरा हम समझ लें डॉक्टर साहब। इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि डिमेंशिया जो है एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। इसमें डिमेंशिया में याददाश्त की कमजोरी और दूसरी प्रॉब्लम्स होती है मस्तिष्क की, और अल्जाइमर डिजीज इसका एक मूल कारण है। जहाँ तक कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स का सवाल है, इसके कई कॉजेज है। पहली बात तो एग्जैक्टली तो ये पता ही नहीं कि किसको डिमेंशिया होना है ओल्ड एज में, ये हम बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, लेकिन हो किसी को भी सकता है, किसी को भी हो सकता है। और ख़ास तौर से बुजुर्ग जब उम्र बढ़ जाती है तो हो सकता है। मिसाल के तौर पे आज की तारीख में हमारे मुल्क में 65 साल के बुजुर्ग जो हैं उनको करीब 2% उस आबादी को डिमेंशिया है, और हर 5 साल के बाद ये डबल हो जाती है फिगर। और 80 साल की उम्र या उसके ऊपर के लोगों में करीब 20 से 25%
पॉपुलेशन को डिमेंशिया होता है। अब वो कौन से बुजुर्ग हैं या कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको डिमेंशिया होता है, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ कॉजेज हैं। और मेरा मानना ये है कि जैसे कुछ बीमारियां हैं, डायबिटीज़ की है या मोटापा है या हार्ट की बीमारी है या किसी को लकवा हो चुका है या किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, ये सारे रिस्क कॉजेज हैं। तो हमें अगर एल्जाइमर्स और डिमेंशिया को रोकना है तो हमें इन बीमारियों की रोकथाम करनी चाहिए। और इसीलिए ये जितने लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, इनकी रोकथाम से एल्जाइमर्स की रोकथाम भी होती है। जी। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। पहला तो एज फैक्टर है कि भाई हम एज किसी की कम तो कर नहीं सकते। ऐसे ही थोड़ा बहुत ये बिलीव किया जाता है कि फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है एल्जाइमर्स बजाय मेल्स के, खासतौर से उन फीमेल्स में जो बुजुर्ग हो चुकी हैं। अब हम कोई अगर फीमेल है तो वो है ही फीमेल, मेल है तो मेल है, तो ये अनमॉडिफाइबल फैक्टर है। इसी तरह एक हमारे जीन होती है, उसको हम एपो4 जीन कहते हैं। अगर वो जीन हमारे क्रोमोसोम के अंदर है, वो जीन हमारे माँ बाप से आती है, वो जीन भी हम नहीं चेंज कर सकते। इसी तरह के ये जो अनमॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मॉडिफाइबल फैक्टर्स को हम ज़रूर मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस से, और इसी हिसाब से हम जो है रोका जा सकता है। अब ये भी कहा जाता है कि अगर लो एजुकेशन हो, लिटरेसी जो है वो कम है किसी इंसान में, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा वल्नरेबल होता है अल्जाइमर डिजीज़। तो हम अपने बाकी लोगों को जो है पढ़ाई दें, उनकी लिटरेसी को बढ़ाएं, तो ये भी एक फैक्टर है जो रोका जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो मॉडिफाइबल फैक्टर। स्ट्रेस, कंटिन्यूस स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सारे फैक्टर्स हैं विच कैन कंट्रीब्यूट अल्जाइमर जिनसे होने से होता है। तो यही रिस्क फैक्टर्स हैं और इन्हीं के बेसिस में हम और कुछ और भी बेसिस हैं जिनकी वजह से हम रोकथाम कर सकते हैं। जी। और फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं ओपी मिश्रा हैं, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर। मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। मेरी वाइफ है, उनको 47 ईयर की एज में छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, सर्वाइकल में ब्रेन में थोड़ी इंजरी हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने तो बाद में रूल आउट कर दिया कि इसकी वजह से उनको डिमेंशिया नहीं हो, कोई और कारण होगा। और फिर मैंने बड़ा इलाज कराया, उनको एम्स में कराया, अपोलो में कराया, सफदरजंग में हुआ, गंगा नाम में हुआ, लेकिन बाद में सारे न्यूरोलॉजिस्ट हाथ खड़े कर दिए, बोले उनके सेल बहुत सारे डेड हो गए ब्रेन के, अब उनको नहीं ठीक है, ऐसे तो इसकी कोई दवाई नहीं है। तो किसी ने कहा कि मुंबई में इसका इलाज है, मैं मुंबई ले गया, स्टेम सेल डलवाया और उसका इम्प्रूवमेंट 0.5% हुआ और कुछ हुआ नहीं। अब स्थिति यह है कि 12 साल से उनकी सेवा कर रहा हूँ, अब मैं थक चुका हूँ और ये अब हिल भी नहीं सकती बिल्कुल, जरा सा न बोलती है न कुछ करती है, यहाँ तक कान में अगर कोई कीड़ा भी घुस जाए ये बता नहीं सकती, बोल नहीं सकती। अब उनके बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं, वर्जाइनल इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, मुंह में इन्फेक्शन, दांत सारे सड़ गए हैं। अब इनकी हालत देखी में जारी बड़ी तकलीफ होती, लगातार कराती रहती है। और बच्चे जो बड़े हो गए, अपने पीने सेटल हो गए, मैं अकेला इस सीनियर सिटीजन में बड़ा मुश्किल हो गया है। डॉक्टर साहब से पूछे कि क्या इनका कोई लेटेस्ट कोई इलाज आया है और क्या ठीक हो पाएंगे कि नहीं? अगर नहीं हो सकते तो क्या हम इच्छा मृत्यु के लिए कोई आवेदन कर सकते हैं? क्या हमें अधिकार है, क्या मिल सकता है ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। डॉक्टर विनय गोयल, आपने मिश्रा जी ने जैसा बताया कि इनकी मदर अफेक्टेड है और जैसी बात कर रहे हैं 12 साल हो गए बीमारी को, तो बीमारी बहुत एडवांस में है। तो दर्शकों को एडवांस के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ऐसी स्थिति में आदमी प्रैक्टिकली अपने आप को भूल जाता है। वो फैमिली मेंबर्स को पहचान नहीं सकता, फैमिली मेंबर्स का नाम नहीं जानता है, वो कहाँ है घर में ये नहीं जानता है, वो अपनी बेसिक नीड्स, बाथरूम जाना, नहाना धोना, बेसिक हाइजीन भूल जाता है। तो आप सोचिए ऐसी स्थिति में केयर गिवर्स के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर काम उस व्यक्ति का केयर गिवर को करना पड़ेगा। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि उनको बड़ी चिंता भी है कि कोई ऐसा इलाज आ जाए जिससे इनकी स्थिति ठीक हो जाए। अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसी कोई दवाई नहीं है कि अभी हमने ज़्यादा बात नहीं करी है दवाइयों के बारे में। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ की बीमारी में जो हम बात कर रहे थे कि जो याददाश्त है उसको धीरे धीरे कम हो रही, उसको प्रैक्टिकली रोकने का कोई तरीका नहीं है जी। तो एक बार बीमारी शुरू हो गई तो वो उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ेगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे शायद कोई दवाई होती है जिससे प्रोग्रेशन, बीमारी की जो रफ्तार है उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कुछ दवाइयों से कुछ 5-10% फर्क पड़ता है, लेकिन वो मेमोरी फंक्शन की जो हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं। डॉक्टर गोयल, हमारे पास विवेक नारायण का लखनऊ से ईमेल आया था। वो ये पूछ रहे थे कि हल्दी खाने से, टर्मरिक और भी बहुत सी चीजें खाने से
क्या बुद्धि तेज रहती है, याददाश्त ठीक ठाक रहती है, या अगर किसी में कमी हो रही हो तो थोड़ा कुछ फायदा हो सकता है? हाँ, मैं आयुर्वेदिक का डॉक्टर नहीं हूँ वैसे, तो मेरी जानकारी इनके बारे में कम रहती है, लेकिन जो कोई बोलता है लेकिन दुनिया में ऐसा कोई शोध नहीं हुआ जिसके बारे में, मैं इसीलिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर अल्जाइमर्स डिजीज। ले लें तो कोई बुराई नहीं है। हल्दी है, बादाम खाते हैं लोग, अखरोट खाते हैं, तो मैं उससे ज्यादा तवज्जो देता हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यूज इट और लूज इट। तो आप अपने ब्रेन को यूज करिए, ब्रेन एक्टिविटी करिए, पजल एक्सरसाइजेस करिए, मैथमेटिक्स करिए, और जो को आजकल हर अखबार में आता है सुडोकू, वो सॉल्व करिए। तो जब आप उसको यूज करेंगे रेगुलरली तो आप उसको लूज कम करेंगे। दुनिया भर में तमाम बीमारियों के लिए बार बार शोध से, रिसर्च से यही बात सामने आती है कि जितना एक्टिव लाइफस्टाइल रहेगा आपका दिमाग और आपका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। उसके मेमोरी के साथ में आपको ध्यान होगा, शुरू में चर्चा हुई थी कि बिहेवियर चेंजेस ज्यादा होते हैं। तो एक्चुअली केयर गिवर्स के लिए मेमोरी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रह जाता है जितना कि बिहेवियर प्रॉब्लम रह जाता है। तो उस बिहेवियर प्रॉब्लम्स को हम दवाइयों से बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर विनय गोयल, जो 2-3 बातें डिस्कशन के दौरान सामने आई, पहला कि जैसे ही लक्षण पता चले आप डॉक्टर के पास जाइए। दूसरी बात आपने कही कि डिमेंशिया की अगर स्थिति आ गई है तो इसके अंदर ना तो बहुत बेहतर कोई इलाज कहा जाए मौजूद है, और ना ही उसको रिवर्स किया जा सकता है, और ना ही कोई ऐसी दवा अवेलेबल है। तो व्यक्ति के मन में ये ज़रूर आएगा कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो जल्दी इलाज करवाने की, यानी अर्ली डायग्नोसिस की, और डॉक्टर के पास जाने की फायदा क्या है, ये क्यों जाऊं मैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्यों जाए डॉक्टर के पास अगर जो कोई इलाज नहीं। उसके 2 कारण हैं। पहला तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले भी चर्चा में बताया कि अल्जाइमर्स तो एक डिजीज है, लेकिन इससे मिलते जुलते सिम्टम बहुत सारे दूसरे डिसऑर्डर्स के हैं, जो कि अगर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे आदमी की उम्र कम नहीं कर सकते, फीमेल जेंडर उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का ब्लड प्रेशर है, जिसको हम अब अल्जाइमर से ज़्यादा जो देखने में आ रहा है वो उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर डिमेंशिया, यानी अगर जो आपका ब्रेन में क्लॉट्स बन गए, जिसका कारण हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है या आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है। लेकिन अब जैसे कॉमनली जो खर्राटे, जिसको हम बड़ा साधारण मानते थे कि बोलते थे खर्राटों से कोई नुकसान नहीं है, अब हम लोग ये जानने लगे कि रात में खर्राटे लेना भी एक रिस्क फैक्टर है। और जो लोगों को खर्राटे ज़्यादा आते हैं उनको हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है, और याददाश्त की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एक पहली बात तो डॉक्टर को सही डायग्नोसिस के लिए जाना जरूरी है। दूसरी बात, मैंने जो कहा कि दवाइयों का कोई असर नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो, मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, लेकिन उसके सिम्टम को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो इसलिए उन सिम्टम्स को कंट्रोल करें और डॉक्टर से ये समझें कि आपका लाइफस्टाइल क्या मॉडिफाई करें। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, डे टू डे एक्टिविटी है, जिसको आप मॉडिफाई करके अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं।